पिछली वीडियो में आपने देखा धुरंधर मूवी के साथ साथ हमने कैसे रहमान डकैत की सच्चाई का पर्दाफाश किया। लेकिन क्या आप जानते हैं धुरंधर मूवी में संजय दत्त ने जो रोल प्ले किया है के चौधरी असलम का, और चौधरी असलम के मुंह पर एक जिक्र होता है बड़े साहब। तो अब यह जाहिर सी बात है कि रहमान डकैत की मौत तो हो चुकी है, लेकिन रहमान डकैत की मौत का असली कारण तो बड़े साहब हैं। अब रही धुरंधर मूवी की, तो इस मूवी का जो सेकंड पार्ट आने वाला है उसमें बड़े साहब की एंट्री होना तय है। लेकिन असल में वो बड़े साहब कौन हैं? तो वो बड़े साहब कोई और नहीं, वो है मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम। तो अब यहां से शुरू होता है रहमान डकैत और बड़े साहब यानी दाऊद इब्राहिम का किस्सा। अब हम जानेंगे कि आखिर क्यों रहमान डकैत को दाऊद इब्राहिम ने मरवाया। कराची के रहमान डकैत और मुंबई अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़ी हुई ये खतरनाक और दिल को दहला देने वाली कहानी शायद ही आप लोगों ने पहले कभी सुनी होगी। कहानी का आगाज 1993 के दौर के आसपास से होता है, जब मुंबई अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े डॉन दाऊद इब्राहिम ने इंडिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया था। और इंडिया से भागने के बाद दुनिया का जो शहर दाऊद का अगला ठिकाना बना वो दरअसल वही दुबई था, जिसके अंदर दाऊद का नेटवर्क और व्यापार सब कुछ पहले से ही अच्छी तरीके से एस्टैब्लिश था। मगर जैसा कि रिपोर्ट्स बताती हैं, बहुत कम वक्त के अंदर ही दाऊद को ये रियलाइज हो चुका था कि शायद यहां पर बात नहीं बनने वाली है। इसीलिए दाऊद ने एक बार फिर से अपनी मंजिल बदली, और इस मंजिल का नाम था पाकिस्तान का मशहूर शहर कराची। वैसे जिस दौर में कराची के अंदर दाऊद इब्राहिम की एंट्री हुई थी, ये वो दौर था जब मुंबई की तरह ही कराची के अंदर भी ऑलरेडी बहुत सारे छोटे बड़े गैंग्स पाए जाते थे और एक अंडरवर्ल्ड की दुनिया ऑलरेडी पनप रही थी। मगर जाहिर है इस दुनिया में जो कद दाऊद इब्राहिम का था, उस कद के आसपास भी कोई भटक सके ऐसा तो कराची के अंदर कोई भी नहीं था। बल्कि हकीकत तो ये थी कि उस दौर में जहां एक तरफ दाऊद का ये पूरा सिस्टम, ये पूरा नेटवर्क इंटरनेशनल हो चुका था, दुनिया के कई इलाकों में फैला हुआ था, तो वहीं दूसरी तरफ कराची के अंदर जितने भी गैंग्स थे या इस तरह की चीजें थी, वो सब लोकल लेवल पर थी। अब किस्सा मुख्तसर ये कि दाऊद ने कराची को अपना घर बनाकर, इसको अपनी बुनियाद बनाकर पूरे अपने नेटवर्क को बिल्कुल वैसे ही कंट्रोल करना शुरू किया जैसा किसी दौर में ये इंसान मुंबई में बैठकर करता था। और उस दौर में कराची के अंदर ये सब कुछ चलाने में, ये सब कुछ संभालने में जो इंसान दाऊद इब्राहिम की सबसे ज़्यादा मदद कर रहा था, उस इंसान का नाम था नूर कास्कर, या जिसको मुंबई में आमतौर पर नूरा कहा जाता था। ये उस दौर में कराची के अंदर बिल्कुल ऐसा था कि मानो अगर दाऊद राजा है तो ये उसका वजीर हुआ करता था। दाऊद सबसे ज़्यादा इसी के ऊपर भरोसा करता था। धीरे धीरे वक्त गुजरा और फिर साल आया 1999 का, जब एक दिन अचानक से दाऊद इब्राहिम और उसका कराची के अंदर मौजूद पूरा नेटवर्क उस वक्त हिल गया, जब इन लोगों को फील्ड पर काम करने वाले अपने सबसे बड़े खिलाड़ी मतलब नूर कास्कर की मौत की खबर मिली। वैसे ये खबर बाकी दुनिया के लिए भी सनसनीखेज ही थी, क्योंकि हर किसी के दिमाग में यही सवाल था कि ऐसे अचानक से नूर कास्कर की मौत कैसे हो गई। शुरुआती दिनों में फैमिली की तरफ से जो बयान आया उसमें कहा गया कि नूर कास्कर की मौत दरअसल हार्ट अटैक से हुई थी, जबकि बाद में आसपास के लोगों ने यह भी थ्योरी दी कि दरअसल नूर कास्कर की मौत किडनी फेलियर की वजह से हुई थी या फिर उसको कैंसर हो गया था। मगर साथियों, उस दौर में जितने भी ऐसे जर्नलिस्ट थे या ऐसे मीडिया हाउस थे जो अंडरवर्ल्ड की दुनिया से हमेशा कनेक्टेड रहा करते थे और यहाँ से जुड़ी हुई बड़ी बड़ी खबरें ब्रेक करते रहते थे, उनकी रिपोर्ट्स तो इसकी मौत पर कुछ और ही कह रही थीं। क्योंकि इन लोगों के मुताबिक ये मौत किसी बीमारी से या यूं ही नहीं हो गई थी, बल्कि नूर कास्कर को पहले किडनैप किया गया था, कई दिन उसको वहां पर रखा गया था, पूरी तरीके से टॉर्चर किया गया था और फिर गोलियों से भून दिया गया था। वैसे यहाँ पर एक और भी चीज़ है जो आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है, और वो ये कि नूर कास्कर को मीडिया में ज़्यादातर दाऊद इब्राहिम का भाई मतलब ब्रदर बताया जाता है, जबकि कुछ दूसरी जगहों पर बताया जाता है कि वो ब्रदर तो नहीं था मगर ब्रदर इन लॉ था। तो इस हिसाब से हिंदी और उर्दू में हम कह सकते हैं कि मुमकिन है कि वो दाऊद इब्राहिम का साला या फिर बहनोई रहा होगा। अब वो चाहे दाऊद का छोटा भाई हो, साला हो या बहनोई हो, इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि मुद्दे की बात तो ये थी कि वो दाऊद इब्राहिम का सबसे मेन कमांडर था। और इससे भी ज़्यादा अहम बात तो ये थी कि इसका बुरी तरीके से मर्डर करने के बाद जो इसकी लाश थी उसको दाऊद इब्राहिम के घर से कुछ दूरी पर ही छोड़ दिया गया था, जो रिपोर्ट्स के मुताबिक एक गधा गाड़ी में, या गधा गाड़ी का जो पिछला हिस्सा होता है जिसे हम बग्गी कहते हैं, उसमें पड़ी हुई थी। नूरा की लाश का इस तरह से बग्गी में मिलना सीधा इशारा था कि इसको कत्ल करने वाले कोई और नहीं बल्कि अब्दुल रहमान बलोच के लड़ाके हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो रहमान डकैत के बंदे।
क्योंकि उस दौर में किसी को भी बुरी तरीके से कत्ल करके उसको इस तरह से गधा गाड़ी में डालकर कराची में घुमाना या उसकी लाश को गधा गाड़ी और बग्गी वगैरह पर छोड़ देना, ये सब इसी गैंग का साइन था, या हम ये कह सकते हैं कि इनका एक सिग्नेचर था जिसके जरिए से ये अपने दुश्मन को मैसेज दिया करते थे। मगर अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर रहमान डकैत के बंदों ने दाऊद इब्राहिम के भाई को मारा क्यों था। तो इसकी वजह जानने के लिए हमें उस दौर के कराची पर नजर डालनी पड़ेगी। ये वो दौर था जब कराची अंडरवर्ल्ड में रहमान डकैत सबसे बड़ा नाम बनकर उभर रहा था। मगर उस दौर में रहमान डकैत के अलावा एक और भी बंदा हुआ करता था जिसका नाम था शहनशाह। इसका गैंग या ये खुद रहमान डकैत के जितने ताकतवर तो नहीं थे, मगर हाँ, रहमान डकैत के सबसे बड़े दुश्मन जरूर थे। अब वैसे तो क्योंकि ये दोनों दुश्मन थे तो इनके बीच जंग चलती ही रहती थी। जो दोनों गैंग्स थे उनके बीच गैंग वॉर चलती रहती थी। मगर हैरानी की बात यह है कि सिंध की जो मजबूत पॉलिटिकल पार्टी थी, मतलब जो बेनज़ीर भुट्टो फैमिली वाली पार्टी है, उससे ये दोनों ही लोग करीब थे। तो अब हुआ यह था कि दाऊद के कराची पहुंचने के बाद वक्त के साथ ये जो शहनशाह था, जो रहमान डकैत से मुकाबला करना चाहता था, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इसने अंदर ही अंदर दाऊद की जो डी कंपनी थी उससे हाथ मिला लिया था। इसकी मेन वजह यही थी कि ये जो रहमान डकैत था या उसका गैंग था, ये बलोच लोगों का ग्रुप हुआ करता था और ये दाऊद इब्राहिम को ज्यादा पसंद नहीं किया करते थे। इनको परेशानी थी इस बात से कि दाऊद इब्राहिम जैसा इंसान जो बाहर से आया है, दूसरे मुल्क से आया है, अब यहां पर आकर हमारे इलाके पर राज करने की कोशिश कर रहा है या हम लोगों पर अपना हुक्म चलाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ दाऊद इब्राहिम को लेकर भी यही दावा किया जाता है कि शुरुआती सालों में दाऊद इब्राहिम या दाऊद इब्राहिम के आसपास के जितने भी लोग थे, उन्होंने रहमान डकैत या इस तरह के जितने भी लोग या गैंग्स कराची में एक्टिव हुआ करते थे, उनको लोकल और कमजोर समझते हुए हल्के में लिया था। जबकि हकीकत ये थी कि रहमान डकैत जैसे लोग अंडरवर्ल्ड में भले ही दाऊद इब्राहिम के मुकाबले में बहुत छोटे हों, मगर कराची की सड़कों पर, कराची की पब्लिक पर और तो और कराची की पॉलिटिक्स पर उनका जबरदस्त असर था। और दाऊद इब्राहिम और उसके बंदों को इस असर का पता 1999 में उसी वक्त चला जब नूरा का कत्ल हुआ। मशहूर थ्योरी के मुताबिक रहमान डकैत का जो गैंग था उसको नूरा के ऊपर शक हो गया था कि नूरा अंदर ही अंदर हम लोगों की तमाम इन्फॉर्मेशन हमारे दुश्मन मतलब शहनशाह को लीक कर रहा है। और इसी वजह से इन लोगों ने पहले तो नूरा को किडनैप किया, 2 दिन तक अपने पास रखा, उसे टॉर्चर किया और फिर उसको कत्ल कर डाला। कुछ रिपोर्ट्स ये भी दावा करती हैं कि रहमान डकैत के गैंग की तरफ से दाऊद इब्राहिम से फिरौती के तौर पर $50 मिलियन की भी डिमांड की गई थी। लेकिन ज़्यादातर लोग इस 50 मिलियन वाली बात को इसलिए सच नहीं मानते क्योंकि दाऊद जैसे बंदे के लिए ये रकम देना कोई मुश्किल काम नहीं था। और वैसे भी अगर इसको किडनैप सिर्फ पैसों के लिए ही किया गया होता तो आईएसआई या दुनिया की बाकी ताकतों के साथ दाऊद के जिस तरह के कनेक्शन थे, वो आसानी के साथ किसी न किसी तरह से इस बंदे को छुड़वा ही लेता। तो इसीलिए चांसेस इसी बात के ज़्यादा हैं कि रहमान डकैत के लोगों की तरफ से नूरा को किडनैप ही कत्ल करने के लिए किया गया था। और गौर करने वाली बात यह है कि इस कत्ल के बाद ही दाऊद इब्राहिम के आसपास के जितने भी लोग थे वो काफ़ी साइलेंट या फिर अंडरग्राउंड हो गए। दाऊद इब्राहिम एक्टिव तो कराची में ही रहा और उसने पूरी दुनिया में फैला हुआ जो अपना नेटवर्क था उसको कराची से ही संभालना जारी रखा। मगर कराची के जो लोकल मामलात थे उसमें अब दाऊद इब्राहिम का नाम कम ही दिखाई देने लगा और दूसरी तरफ रहमान डकैत का कद हर गुजरते वक्त के साथ बढ़ता चला गया। लेकिन आखिर रहमान डकैत ने नूरा कास्कर को मारा क्यों? तो उसकी असली वजह थी कराची का एक बड़ा बिजनेसमैन जिसके पास सैकड़ों करोड़ों की जमीन थी। अचानक एक फोन कॉल से सन रह गया। फोन करने वाला कोई और नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड का इंटरनेशनल डॉन था। डॉन ने कहा, मैं तुम्हारी जमीन खरीदना चाहता हूं, 12 करोड़ दूंगा। बिजनेसमैन हंसा, बोला ये जमीन 400 करोड़ की है। जवाब में ठंडी आवाज आई, जमीन तो गई, 12 करोड़ ले लेना वरना जान भी चली जाएगी। लेकिन डॉन को नहीं पता था कि वो बिजनेसमैन रहमान डकैत का रिश्तेदार था। जब ये बात रहमान तक पहुंची तो उसने बिना वक्त गवाए उसी डॉन को कॉल मिलाया। शांत लेकिन जहरीली आवाज में कहा, जिस जमीन की बात कर रहे हो वो मेरे रिश्तेदार की है, उसे छोड़ दो। दूसरी तरफ से जो जवाब आया वही रहमान की किस्मत का फैसला बन गया। रहमान को कॉल पर कुछ गालियां दी और फिर वो शब्द, तू लियारी का छोटा सा गुंडा है, मैं इंटरनेशनल डॉन हूं। कॉल कट गया और उसी पल रहमान ने तय कर लिया, अब खून बहेगा। रहमान इंतजार करता रहा। रात हुई, शहर की रफ्तार धीमी पड़ी, फिर रहमान की गाड़ियां निकली। भरे बाजार से दाऊद इब्राहिम के छोटे भाई नूरा को उठाया गया।
कोई शोर नहीं, कोई गवाह नहीं। नूरा को एक फार्म हाउस पर ले जाया गया और वहीं शुरू हुआ खौफ का वो खेल जिसे सुनकर आज भी लोग सिहर उठते हैं। नूरा को बांधा गया, जलती सिगरेटें उसके शरीर में दागी गईं, उसकी चीखें, और रहमान ने वही किया जो सिर्फ वही कर सकता था। उसने फोन मिलाया। दूसरी तरफ दाऊद इब्राहिम था। रहमान ने एक शब्द नहीं कहा, बस फोन नूरा की चीखों के पास रख दिया। फोन के उस पार जो हुआ वो इतिहास बन गया। दाऊद की आवाज़ कांप रही थी। वो बोला, उसे छोड़ दे, मैं ज़मीन छोड़ देता हूं। लेकिन रहमान हंस रहा था। उसने कहा, अब देर हो चुकी है। इंटरनेशनल डॉन, सौदा पहले करना था। कुछ ही दिनों बाद नूरा की लाश एक गधा गाड़ी में पड़ी मिली। उस दिन अंडरवर्ल्ड ने ठान लिया, रहमान डकैत को इसी तरह बीच चौराहे पर गोलियों से भूनना पड़ेगा। तो ये थी रहमान डकैत और बड़े साहब यानी दाऊद इब्राहिम के बीच झगड़े की वजह। अब हम आगे आपको वीडियो में बताएंगे कि कैसे बड़े साहब यानी दाऊद इब्राहिम ने एसके चौधरी असलम का लियारी शहर यानी रहमान डकैत के गढ़ में ट्रांसफ़र करवाकर रहमान डकैत को गोलियों से भुनवा दिया गया। दोस्तों, अगर कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से हमें बहुत खुशी मिलती है। आपके एक लाइक से हमें ये लगता है कि हमारी मेहनत आपको पसंद आई है। और हाँ, लाइक करने से YouTube इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाता है। और हाँ, आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, हमें कमेंट में अपना देश, शहर, अपना नाम और अपने प्यारे गांव का नाम लिखकर ज़रूर बताइए, ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारे वीडियो को कौन कहाँ से देख रहा है। हमें ये देखकर बहुत खुशी होती है कि हमारी वीडियो को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर धर्म के लोग देखना पसंद करते हैं। इसी तरह से हमारा हौसला बढ़ाते रहिएगा। आप सभी के प्यार और सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। और हाँ दोस्तों, हमने मोबाइल की स्क्रीन पर 4 और वीडियो लगाए हैं जो बहुत ही अच्छी वीडियो हैं। अगर अभी आपके पास टाइम है तो इन वीडियो में से कुछ ज़रूर देखिएगा। आप सभी के प्यार भरे कमेंट्स का दिल से शुक्रिया। मिलते हैं एक और अगली कहानी में। तब तक के लिए अपने और अपनों का ख्याल रखिएगा।